नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे पास जो आर्ट एंड कल्चर जो हम कला संस्कृति के बारे में यदि बात करें तो उसमें एक चैप्टर है लोकनाट्य। और दोस्तों इस लोकनाट्य में हमारे पास अभी फिलहाल ही में जो वीडियो की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है उसमें हर इस शिफ्ट के अंदर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारी जो आगे की जो एग्जाम है उनके लिए भी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों हम लगभग 50+ क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। 50+ क्वेश्चन हमारे पास होंगे और जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और उनकी थोड़ी सी विस्तृत में हम व्याख्या भी देखेंगे, जो कि एक क्वेश्चन से हमारे पास कितने क्वेश्चन अलग से उसके आधार पर कितने बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रम्मत के बारे में, कि रम्मत है तो रम्मत है इसके बारे में बताना है कि रम्मत क्या है। तो रम्मत एक लोकनाट्य है। रम्मत एक क्या है? लोकनाट्य है। दोस्तों यहाँ पर रम्मत एक लोकनाट्य है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बना सकता है अगला? तो यहाँ पर हमारे को देखना है कि रम्मत एक लोकनाट्य है, ये तो हमारे को पता चल गया। और वस्तुतः आपसे पूछ सकता है कि कैसा नाट्य है? तो एक संगीत नाट्य है। कैसा नाट्य है? संगीत नाट्य। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि जो ये राजस्थान में जो प्रचलित जो प्रमुख जो रम्मत हैं वो कौन कौन सी? तो एक तो बीकानेर की जो रम्मत है, ये बीकानेर की जो रम्मत है वो आपके होली के अवसर पर आयोजित की जाती है। होली के अवसर पर, और वो भी बीकानेर में होली पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस रम्मत का प्रदर्शन है ना वो लकड़ी के जो बड़े बड़े जो तख्त थे या हम कह सकते हैं पाटों पर इस रमत का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और यहाँ से और एक बात देखें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से इस रमत के जो मुख्य विषय क्या हैं वो भी पूछ सकता है। तो प्रहलाद, लैला मजनू है, राजा हरिश्चंद्र है, पूर्णमल है, हिड़ाऊ मेरी, जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। इस रमत के जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो रमत है हमारी, तो बीकानेर की जो रमत है उसके जो प्रमुख जो कलाकार है वो फागू व सुआ महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? दो महाराज हैं, एक तो फागू है और एक कौन सा है? सुआ महाराज है। ये दो कलाकार हैं। आगे इसमें और क्या रहेगा हमारे पास? बीकानेर में रमतों का समय जो होता है वो शुक्ल अष्टमी, फागण की जो शुक्ल अष्टमी है से लेकर के और फागण की जो शुक्ल चतुर्दशी तक रहेगा। और बीकानेर में रमतों का जो प्रारंभ होता है वो फक्कड़ दाता की रमत से होता है। फक्कड़ दातारी रमत से होता है। ये भी ध्यान रखना कि बीकानेर में जो रमतों का जो प्रारंभ होता है वो फक्कड़ दातारी रमत से होता है। अब दोस्तों जो हमारी वीडियो की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था कि जैसलमेर की जो रमत है उसमें भी ये नहीं पूछा कि जैसलमेर की रमत है, नो। इसमें ये पूछा गया था कि जैसलमेर में जो प्रस्तुत की जाने वाली इस रमत के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन है? सकलमल, तेज कवि और एक है तुलसीदास। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था, तेज कवि जैसलमेरी के बारे में पूछा गया था। आपसे पूछा गया था स्वतंत्र बावनी जो नामक जो पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है? तो तेज कवि जैसलमेरी। ये दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से हूबहू उठा हुआ है, ये वीडियो की एग्जाम में आया था। अगला बिंदु हमारा ये है कि राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? कहाँ पर होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? तो वो हमने देखा था दोस्तों बीकानेर में, जहाँ पर हम किस किस का प्रयोग करते हैं। एक तो ये होली के अवसर पर आयोजित होती है और इसमें हमने देखा था पाटों, या हम कह सकते हैं हमारे पास पाटों का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी तख्तों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। इसमें वो आपको पता ही है कि प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इसमें जो प्रमुख जो कलाकार थे जिसमें दो महाराज थे, कौन कौन से? फागू महाराज था और एक और कौन सा आपका महाराज था? सुआ महाराज था। ये भी याद रखना दोस्तों। रम्मत नामक रंगमंच या हम कह सकते हैं नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जो रम्मत नामक जो रंगमंच है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक बीकानेर से भी है और आपके जैसलमेर से भी संबंधित है। जैसलमेर से भी संबंधित है। ठीक है। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? दोस्तों यहाँ पर समझना कि किस लोक नाट्य की जो प्रस्तुति की जाती है तो उसमें मुख्य गीतों का संबंध जो होता है वो चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है। तो इसका जो आंसर जो होने वाला है ना वो दोस्तों हमारे पास रम्मत होने वाला है। कौन सा होने वाला है? रम्मत ही होने वाला है। क्या होगा? रम्मत होगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास क्या रहेगा? रम्मत रहेगा। ठीक है। संत पीर दोस्तों रम्मत नाम आते हैं हमारे को एक तो बीकानेर के बारे में और एक आपके पास जैसलमेर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, जैसलमेर की रम्मत और बीकानेर की रम्मत। यहाँ पर तो फागू और सुआ महाराज हैं और यहाँ पर जो है वो सकलमल है, तेज कवि है और एक आपके पास जो तुलसीदास है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? संत पीर शाह अली और जो तुकन गीर। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संत पीर शाह अली और तुकन गीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ये प्रयोगशाला सहायक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि शाह अली और तुकन गीर ने 400 साल पहले मेवाड़ के अंदर किस ख्याल की रचना की थी? तो वो तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों? तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल से कि तुरा कलंगी ख्याल के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये याद रखना कि ये जो तुरा कलंगी है ना उसमें एक तो हिंदू था तुकन गीर और एक मुस्लिम था संत शाह अली। संत शाह अली था एक तो, और एक हिंदू कौन था? तुकनगीर। इन दोनों ने क्या किया? तुरा कलंगी ख्याल की क्या की रचना की थी। अब हमारे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो तुकनगिरी है ना वो शिव
और शाह अली है वो शक्ति का उपासक माना जाता है। तुकन गिर है वो किसका, शिव का, और शाह अली किसका, शिव का उपासक माना जाता है। अब यहाँ पर एक बिंदु ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुक्कन गिर है ना, वो भगवा वस्त्र पहनता है। तुक्कन गिर कौन सा वस्त्र पहनता है, भगवा। जबकि ये जो शाह अली है ये कैसे वस्त्र पहनता है, हरे वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र, हरे वस्त्र। दोस्तों यहाँ पर एक ये बिंदु इंपॉर्टेंट है कि तुरा को शिव का उपासक माना जाता है। तुरा को किसका उपासक माना जाता है, शिव का। जबकि कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, पार्वती का प्रतीक माना जाता है, ये भी याद रखना। और एक बिंदु ये रहेगा कि राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ जो किया था वो सहेड़ू सिंह और हमीद बेग ने किया था। सहेड़ू सिंह और हमीद बेग के नेतृत्व में हुआ था, ये बात याद रखना, सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। और लास्ट यहाँ पर हमारे पास ये 2-4 नाम रहेंगे कि सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र और भगत पूर्णमल, नसीहत, राजा मोरध्वज, उखा चरित्र, इंद्र सभा, कृष्ण लीला और रहनामीर, भक्त दुर्वा आदि तुरा कलंगी के प्रमुख ख्यालें हैं। इसमें चंग नामक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, चंग नामक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तुरा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार हैं। तुरा कलंगी की तो अभी देखा है शाह अली और तुकनगीर, शाह अली और तुकनगीर। दोस्तों याद रखना, जो शाह अली है और एक है तुकनगीर, तो तुकनगीर हमने किसका बताया, प्रतीक बताया, और शाह अली हमने किसका प्रतीक बताया था। तो याद रखना, जो तुरा है वो किसका प्रतीक माना जाता है, शिव का, और कलंगी है वो किसका प्रतीक माना जाता है, आपके पार्वती का। अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, तुरा और जो कलंगी लोकनाट्य में तुरा और जो कलंगी है वो किसका प्रतीक है। कॉलेज व्याख्याता 2019 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो तुरा और कलंगी के बारे में बताया था। तुरा किसका रूप माना जाता है, शिव का। कलंगी किसका माना जाता है, पार्वती का रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया। लच्छीराम है ना, उसके द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों लच्छीराम थे कुचामणि नागौर के, तो इन्होंने कुचामणि ख्याल का परिवर्तन किया था। ये संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुचामणि ख्याल के बारे में हम देख लेते हैं कि कुचामणि जो ख्याल है उसके जो प्रवर्तक है वो कुचामण सिटी नागौर के हैं। कौन है, लच्छीराम। एक तो ये याद रखना, लच्छीराम। और लच्छीराम, गोगा चौहान और मीरा मंगल, राव ऋणमल आदि ख्यालों की रचना की। किस किस की, एक तो गोगा चौहान की, एक मीरा मंगल की, और एक राव ऋणमल की। राव ऋणमल और मीरा मंगल, और एक क्या हो गया, गोगा चौहान हो गया। आदि ख्यालों की इन्होंने रचना की थी। अब यहाँ पर एक बिंदु ये रहेगा कि इसमें जो पुरुष होते हैं ना, वही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, यानी स्त्री का रोल भी कौन करते हैं, पुरुष ही करते हैं। और इसमें बात करें तो नर्तक ही इसमें गाना गाते हैं। इनमें नर्तक ही क्या करते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो ढोल है, शहनाई है और जो सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर यह भी याद रखना, उगम राज जो है वो इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी कौन से हैं, उगम राज। तो उगम राज एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला, कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, लच्छीराम। लच्छीराम रहेगा। और याद रखना, ये जो उगम राज है इसके क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक तो आपके पास लच्छीराम हो गया। और ये कहाँ के हैं, कुचामण सिटी नागौर के हैं। कुचामण सिटी नागौर के हैं, ये भी याद रखना। कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ये बोला है दोस्तों। तो कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम। सही बात है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, यानी जो पुरुष पात्र होते हैं ना वही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। पुरुष ही क्या बनते हैं यहाँ पर, यानी कि जो स्त्री होती है उसका रोल कौन निभाते हैं, पुरुष ही निभाते हैं, ये भी सही है। और आगे आपसे पूछा गया, इसके जो कलाकार है वो चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये हमने नहीं पढ़ा, तो ये हमारा नहीं है बिंदु सही। इनमें नर्तक ही गाना गाते हैं, ये भी हमने पढ़ी थी कि इसमें नर्तक ही गाना गाते हैं। और इसका सबसे प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है वो कौन है दोस्तों, उगम राज है। उगम राज है, ये भी याद रखना, उगम राज इसका प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इसमें जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके पास ढोल है, शहनाई है, और एक क्या रहेगा आपका, सारंगी रहेगा। एक आपका क्या रहेगा, सारंगी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने इसके बारे में ये भी देखा था कि जो लच्छीराम है, इसके जो प्रवर्तक है ये लच्छीराम है, उन्होंने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव ऋणमल आदि ख्यालों की रचना भी उन्होंने की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। लो जी दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है। ये 2016 में, 18 में, 2020 में और 2021 में भी पूछ लिया गया है। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है, ख्याल का संबंध है, तो वो अलवर से रहेगा इनका संबंध, अलवर से इनका संबंध रहेगा। यानी जो अली बख्शी ख्याल है उनका संबंध कहाँ से, अलवर से है। और इस शैली के प्रवर्तक अली बख्शी जी थे। कौन थे, अली बख्शी जी, यानी ये स्वयं थे। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्रों से संबंधित है। हेला ख्याल की बात करें तो ये हेला ख्याल है दौसा, सवाई माधोपुर, और दोस्तों इसमें करौली भी आ जाता है, करौली भी है शामिल, दौसा, सवाई माधोपुर भी है, करौली भी है। ये हमारा जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है। तो हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना दौसा, सवाई माधोपुर और करौली आपका जो क्षेत्र है वो रहेगा। ये भी दोस्तों 2020 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावड़ व नाहर आदि हैं। यानी कि गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी मियावड़ व नाहर आदि हैं। तो दोस्तों गौरी के पात्र जो नृत्य के निपुण हो, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं और गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो दोस्तों ये है कि छोटी नाटिकाएं हैं ये, जिनका जो मंचन है वो गौरी उत्सव पर किया जाता है। दोस्तों ये याद रखना है, जो गौरी है ना, ये गौरी उत्सव ये संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला भीलों का एक प्रमुख लोकनाट्य है। ये दोस्तों गौरी जो है ना वो भीलों का एक प्रमुख लोकनाट्य है, जो कि एकमात्र लोकनाट्य है जो कि दिन के अंदर आयोजित होता है, दिन में प्रदर्शित होता है ये लोकनाट्य। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो दोस्तों 2 नंबर आंसर होगा, यानी जो छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। गौरी जो है ना ये राजस्थान का सबसे एक तो प्राचीन लोकनाट्य क्या है, प्राचीन लोकनाट्य, और उसी के साथ साथ में इसको लोकनाट्यों का मेरुनाट्य भी कहा जाता है। जितने भी लोकनाट्य हैं उनका मेरुनाट्य किसे कहा जाता है, तो गौरी को ही किया जाता है। और संपूर्ण भारत का एकमात्र ये दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का एक प्रमुख लोकनाट्य है। यहाँ पर यही बात याद रखनी है कि एक तो ये सबसे प्राचीन लोकनाट्य, लोक नाट्य में एक मेरुनाट्य है, ये लोकनाट्य का इसे मेरुनाट्य भी कहते हैं। और एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला लोकनाट्य कौन सा है, तो और वो भी किसका, बिल्लों का। बिल्लों का एक प्रमुख क्या है, लोकनाट्य। अब ये गोमा मीणा है, कालू कीर है, कान गुजरी है, मियावड़ है और जो नाहर है, ये दोस्तों छोटी नाटिकाएं हैं। क्या है, छोटी नाटिकाएं हैं, और जिनका जो मंचन है वो गौरी उत्सव में किया जाता है। ये हमने अब ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी देखा ही है। भील अपने आराध्य देव जो बुढ़िया यानी जो शिव के रूप में पूजे जाते हैं की आराधना में इसे बगैर पारिश्रमी के वहीं प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो वहां पर बगैर पारिश्रमी के ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य कहलाता है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि मेरू नाट्य जो है वो गौरी है। इसे दोस्तों प्राचीन लोकनाट्य भी कहते हैं। कौन सा नाट्य कहते हैं, प्राचीन लोकनाट्य भी कहा जाता है। लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी इसी को कहा जाता है। तो ये 2 बातें याद रखना। और इसमें एक बात ये याद रखना कि दिन में प्रदर्शित होने वाला है। दिन में इसका प्रदर्शन किया जाता है किन के द्वारा, तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जामटिया पात्र लोकसभा में कविता बोलता है और खड़किया उसको क्या करता है, दोहराता है, और बीच बीच में जोकर का भी काम करता है। जामटिया जामटिया कहते हैं तो ये खड़किया खड़किया दोहराता है, और बीच में जोकर का भी काम किया जाता है। तो पात्र जामटिया एवं जो खड़किया है वो संबंधित है, तो वो आपके गौरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, गौरी नृत्य से संबंधित है। अब गौरी का विवरण देखते हैं हम आगे क्या है। तो यहाँ पर गौरी नृत्य में जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया उसको दोहराता है। खड़किया उसको क्या करता है, दोहराता है, और बीच बीच में जोकर का भी काम करते हैं। इसके शेष सभी पात्र जो हैं वो खेला कहलाते हैं। क्या कहता है, खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादो का में लगभग 40 दिनों तक लोक नाट्य सुबह से शाम तक चलता है। अगला क्वेश्चन दादा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है, मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र है उसके लिए जो भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है, तो भील जाति का जो लोकनाट्य है वो कौन सा है आपका, गौरी। गौरी जो लोकनाट्य है इसका जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों दिन के अंदर प्रदर्शन किया जाता है। इसका दिन के अंदर प्रदर्शन किया जाता है। और यहाँ पर इसकी 2 बातें और याद रखने वाली है कि एक तो ये राजस्थान के अंदर यदि बात करें तो सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, और लोकनाट्यों का इसे मेरू नाट्य कहा जाता है। तो ये 2 बातें आप याद रखना। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2012, 18 और 2017 में। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र में भीलों का एक प्रमुख लोकनाट्य, ये हमने पढ़ लिया। गौरी नृत्य भीलों का एक सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का जो प्रचलन है ना वो नीचे वाला जो क्षेत्र है हमारा दक्षिणी एरिया, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है और उदयपुर व सिरोही आदि क्षेत्रों में होता है। डूंगरपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया और एक आपका सिरोही हो गया। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। चार बेत जो है ना वो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है। ये का ये क्वेश्चन दोस्तों वीडियो की एग्जाम में अब पूछ लिया गया है 2021 के अंदर प्री एग्जाम में। ठीक है, तो चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये टोंक की प्रसिद्ध है। वैसे भी ये 2011 में पूछा गया था और 18 में भी पूछ लिया गया है, और अभी इसको 2021 में फिर से पूछ लिया गया। तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोंक। अब चार वेद के बारे में देखते हैं कि एक तो टोंक नगर में प्रचलित है, और संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य है। संगीत दंगल रूपी एक लोकनाट्य है। इसमें परंपरागत वाद्य ढप बजाकर कवाड़ों की भांति भावावेश के में घुटनों के बल खड़े होकर के गीत गाए जाते हैं। और दोस्तों यह जो शैली है ना वो टोंक के नवाब जो फैजुल्ला खां के समय की बात है। उस टाइम पर अब जो अब्दुल करीम खां या जो खलीफा करीम खां निहंग ने इसे क्या किया था, प्रारंभ किया था। याद रखना दोनों के नाम, अब्दुल करीम खां एक तो था और एक खलीफा करीम खां निहंग था। इन दोनों ने क्या किया था, इसको प्रारंभ किया था।
मूलतः जो चार वेद फटानो की एक विद्या है, चार वेद क्या है, फटानो की क्या है, एक विद्या है, और चार वेद में डफली ही मुख्य वाद्य यंत्र होता है। तो आपसे ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि चार वेद में जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है चार वेद में, वो होता है आपका डफली। क्या होता है दोस्तों, डफली वाद्य यंत्र होता है। चार वेद क्या है, ये एक बात आई कि चार वेद है क्या, तो हमारे को पता है कि ये काव्य में एक भरपूर है, काव्य में एक भरपूर क्या है, नाट्य है, काव्य में भरपूर एक क्या है, नाट्य। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो काव्य में भरपूर एक लोकनाट्य विद्या है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी जो भट्ट हैं वो राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो तमाशा होगा, और तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, आपके पास जयपुर का। कहाँ का, जयपुर का। तमाशा की यदि बात करें तो गोपी जी भट्ट लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के जो भूतपूर्व शासक जो प्रताप सिंह थे उनके समय में हुआ था। जयपुर ख्याल है, जयपुरी जो ख्याल है और जो द्रुपद जो गायिका का सम्मिलित रूप है, ये एक तो जयपुरी ख्याल और एक द्रुपद गायिका का क्या सम्मिलित रूप है। अब ये नाम याद रखना, गोपी जी भट्ट है, एक गोपी कृष्ण भट्ट है, और एक वासुदेव भट्ट है, और एक बंशीधर भट्ट है। आदि है ना, वो इस नाट्य के क्या है, लोकप्रिय माने जाते हैं कि इन्होंने इनको क्या किया था, लोकप्रिय किया था, किसको, तमाशा को। तो गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट, और एक आपके पास बंशीधर भट्ट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है। जयपुर से अभी हमने देखा है कि तमाशा है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर तूरा कलंगी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शाह अली और टुकन गिरी ने इसे क्या किया था, प्रारंभ किया था। नौटंकी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, नौटंकी अभी हम देखने वाले हैं, जो कि हमारी जो पूर्वी जो राजस्थान है उसके अंदर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी आ गया नौटंकी तथा जो रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है, तो वो आपका पूर्वी राजस्थान, जिसमें आपके पास भरतपुर का क्षेत्र आता है, अलवर का क्षेत्र आता है, धौलपुर का क्षेत्र आता है, ये सारे क्षेत्र रहते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली जो जिले हैं वो इसके लिए उत्सवों और त्योहारों पर ये क्या किया जाता है, नौटंकी का त्यौहार मनाया जाता है। एक तरह से नौटंकी का हम कह सकते हैं पर्व मनाया जाता है। और इस लोकनाट्य में मुख्य जो विषय है ना, वो राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप और बसंत और भरत हरि है। राजस्थान में नौटंकी का जो प्रचलन है वो डिग निवासी बुरी लाल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, श्री बुरी लाल ने किया था। और नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य होते हैं, तो 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है तो वो आपका कोटा तो नहीं होगा, उदयपुर, बाड़मेर, यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में भवाई नाट्य, भवाई नाट्य दोस्तों के जन्मदाता हमारे को पूछा है। तो भवाई नाट्य के जो जन्मदाता है वो बाग जी हैं। और ये भवाई नाट्य हमारे यहाँ दक्षिणी जो गुजरात से सटे हुए जो क्षेत्र है उनमें इसका आयोजन किया जाता है, भवाई नाट्य का। भवाई नाट्य के यहाँ पर जन्मदाता की बात करें तो हमने किसको देखा है, बाग जी को देखा है। अब दोस्तों इसमें पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हमारे को ये तो पता ही है कि भवाई नाट्य है वो मुख्य रूप से हमारा जो गुजरात का एक लोक नाट्य है, और ये उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती जो इलाके हैं उसमें उन भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नाट्य है। ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ये है कि इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कर्तव्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। संगीत इसमें कम ध्यान देते हैं लेकिन कर्तव्य दिखाने में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें कलाकार क्या होते हैं, कई मटके रख करके नृत्य करते हैं, अपने सर पर क्या करते हैं, कई 2 3 4 मटके रख करके और ये नृत्य का आयोजन करते हैं। और यहाँ से एक बिंदु ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मुख्य पात्र है वो सगाजी व सगीजी है। मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है, सगाजी व सगीजी कहा जाता है। ठीक है, एक बात ये याद रखना। और जो बाग जी जाट है ना वो कहाँ के हैं, केकड़ी अजमेर वाले हैं। ये बाग जी जो जाट है वो कहाँ के हैं, जन्मदाता इनके कौन है, केकड़ी अजमेर वाले हैं, कौन, बाग जी जाट। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसकी जो शांता जो गांधी है उसके द्वारा जो लिखा गया एक नाटक है जसमल ओडन। जो जसमल ओडन है उस पर ये आधारित भवाई लोक नाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ था। जसमल ओडन पर आधारित जो भवाई लोक नाट्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। और लास्ट बात यहाँ पर यह रहेगी कि जो भवाई जो नाट्य की जो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है उसका नाम है श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है। किसकी उपाधि प्राप्त है, लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है। लोक नाट्य के रूप में पब्बू जी की जो फड़ है अत्यंत लोकप्रिय है। पब्बू जी एक लोक नायक है दोस्तों, क्या है, लोक नायक है, ये भी याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पर पब्बू जी के बारे में जानते हैं कि एक तो ये ऊँटों के देवता है, और ऊँट यदि अस्वस्थ है आपका तो उसकी मनौती मांगने पर क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। किसकी मनौती मांगने पर, पब्बू जी की। ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम जो ऊँट लेकर के आया था ना वो पब्बू जी को ही माना जाता है कि श्रेय जो दिया जाता है ऊँट के बारे में तो किसको दिया जाता है, पब्बू जी को दिया जाता है। और ऊँट के स्वस्थ होने पर जो बोफा या जो बोफियाँ द्वारा जो पब्बू जी की फड़ का जो वचन किया जाता है वाद्य का के साथ जो गाई जाती है वो कौन से वाद्य यंत्र का मिला जाता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है।
पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो लोक वाद्य है रावण हत्या वाद्य यंत्र है। रावण हत्या वाद्य यंत्र है, जो कि एक ऐसा वाद्य यंत्र है दोस्तों, तत्व वाद्य यंत्र है। इसमें कितने तारों का प्रयोग किया जाता है? 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये एक आपके पास ऐसा एक टोकरी का नुमा बना हुआ होता है और बांस की एक लकड़ी लगी हुई होती है इसके, और इस प्रकार का ये बना हुआ होता है। अधकटा कटोरा भी हम इसको मतलब बता सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रांकन के लिए दोस्तों भीलवाड़ा आपका प्रसिद्ध है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों भीलवाड़ा के जो श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रांकन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो ये याद रखना, जो फड़ जो चित्रकला है उसको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाने वाले थे वो श्रीलाल जोशी थे। कौन थे? श्रीलाल जोशी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी ने किस कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो हमारे को बताना फड़ से। राजस्थान का बहुरूपिया। दोस्तों बहुरूपिया हम कहते हैं सवांग को। सवांग यानी जो हम नॉर्मली इसको कहते हैं के सांग, यानी कि हम एक तरह से जो कोई अलग प्रकार की कोई वेशभूषा भी हम धारण करें तो उसको हम एक तरह से नॉर्मल तरीके से कहते हैं कि क्या सांग का रखा आज। तो ये नॉर्मली हमारी जो लैंग्वेज में बोले तो क्या सांग है, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? सवांग। तो उसे हम बहुरूपिया कला भी कहते हैं, क्योंकि विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो वो कौन थे दोस्तों? जानकी लाल थे। कौन थे? जानकी लाल थे। यहाँ पर मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जो थे वो कौन थे? जानकी लाल थे। अभी सवांग के बारे में देखते हैं कि जो सवांग राजस्थानी लोकनाट्य की महत्वपूर्ण विद्या है, जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल कर, देवी देवताओं की हम नकल कर लेते हैं कि जैसे श्री राम का अवतार हम धारण कर लेते हैं, या हम किसी देवता का अवतार धारण करके और उसकी नकल करके और उसका अनुरूप होकर के और अभिनय हम कर लेते हैं। तो सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। तो सवांग जो रचता है उसे क्या कहते हैं? हम बहुरूपिया कहते हैं। राजस्थान के जो जानकीलाल जो भांड है, जानकीलाल जो भांड है वो बहुरूपिया कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कौन? जानकीलाल भांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? लोकनाट्य शैली नहीं है तो सवांग है, रम्मत है और ख्याल भी है, लेकिन दोस्तों ये ढाडी नहीं है। सवांग के बारे में तो अभी हमने पढ़ा है, रम्मत हमने देखा था बीकानेर और जैसलमेर के बारे में, और ख्याल भी हमने देख लिया, अभी 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में देखे थे। तो ढाडी क्या है फिर? तो ढाडी के बारे में देखते हैं। जैसलमेर जो बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं, किस क्षेत्र में? जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें। और इन कलाकारों को अब मांगणियार के नाम से भी अधिक जाना जाता है, मांगणियार के नाम से अधिक जाना जाता है। और ये जो चिंकारा चिक्कारा चिक्कारा सारंगी और कमायचा लोकवाद्य बजाते हैं। चिक्कारा सारंगी और कमायचा ये लोकवाद्य बजाते हैं। और इनकी जो स्त्रियां जो गाती है लेकिन नाचती नहीं है, क्या करती है? गाती है लेकिन नाचती नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो वो दोस्तों कठपुतली ही रहेगी। अब दोस्तों यदि कठपुतली के बारे में हम देखें तो एक तो ये नट जाति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। और कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। और ये दोस्तों पिरचेल जैसे विद्वान का कहना है कि विश्व की समस्त पुतलियों का उद्गम स्थल है ना, वो भारत है। विश्व की जितनी भी समस्त जो पुतलियां हैं उनका उद्गम स्थल कौन सा है? भारत है। और भारत में कठपुतली कला की 7 शैलियां हैं। इनमें से यदि बात करें तो राजस्थान की सूत्र संचालित पुतलियां, दक्षिणी भारत की जो बम्बोलोटम पुतलियां, और आंध्र की छाया एवं काष्ठ पुतलियां, बंगाल की छड़ आदि पुतलियां प्रमुख है। लेकिन हमारे को यहाँ पर जो याद करने वाली बात थी, एक तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। और ये जो नट जाति के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? यानी ऐसे कौन से कलाकार है जिसने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? तो वो दोस्तों आपके कौन थे? वासुदेव भट्ट थे। कौन से थे? वासुदेव भट्ट। और तमाशा आपको पता है कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ बिंदु इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आरंभ कहाँ से हुआ था? जयपुर से। और किसके शासनकाल की बात करें तो प्रताप सिंह के समय की बात है। जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का एक सम्मिलित रूप है। तो ये भी याद रखना, जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का क्या है? सम्मिलित रूप है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि होली के दिन यदि बात करें तो जोगी जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, और चैत की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति व शीतलाष्टमी के दिन जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो तमाशा खेला जाता है वो जूठन मियाँ का तमाशा कब खेला जाता है? तो शीतलाष्टमी को। गोपीचंद की प्रस्तुति अमावस्या को, और चैत्र की अमावस्या की बात है गोपीचंद वाली। और हीर रांझा है वो होली के दूसरे दिन।
और जोगी जोगिन का जो तमाशा है वो आपके होली के दिन होता है, और ये होली के दूसरे दिन हीर रांझा होता है, और चैत की अमावस्या को गोपीचंद होता है, और शीतलाष्टमी को जूठन मियाँ का होता है। ये ध्रुपद गायकी व जो आपकी जयपुर ख्याल का एक सम्मिलित रूप है, और प्रताप सिंह के शासनकाल में ये शुरू हुआ था जयपुर के अंदर। अब यहाँ पर जो बंशीधर भट्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ से ये देख लीजिएगा, इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। ये दोस्तों ये जो गोपी कृष्ण भट्ट है, वासुदेव भट्ट हैं, ये हीर रांझा के रचयिता हैं, गोपीचंद व हीर रांझा के रचयिता। तो यहाँ पर हमारे को याद रखना है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, गोपी जी भट्ट के बारे में पढ़ चुके, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, जो गोपीचंद व हीर रांझा के रचयिता है। ठीक है। भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चार वेद कहाँ की प्रसिद्धि थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले चार वेद के बारे में पूरी डिटेल से देखा था कि चार वेद जो है वो आपके पास टोंक टोंक की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखा था, इसके दो जो आपके पास है प्रारंभ करने वालों के नाम भी देखा था, जिनका नाम एक का करीम खा था और एक का था करीक खा निहंग। करीक खा खलीफा, करीक खा निहंग, ये दो नाम थे, हमने पढ़ा भी था। डफली ही इसमें एक जो वाद्य यंत्र था, डफली वो मुख्य वाद्य यंत्र था, इसमें डफली मुख्य वाद्य यंत्र था। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये बताना है कि अब्दुल करीम खां। तो यहाँ पर सही जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों अब्दुल करीम खां ही होगा, स्वामी हरिदास साकर खां ये नहीं होंगे, अब्दुल करीम खां यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये पटवार 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास जो है, यहाँ पर राजस्थान में जो टोंक के बारे में हमने देख लिया कि ये प्रचलित जो संगीत दंगल है, लोकनाट्य विद्या है, और ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। यह शैली टोंक के नवाब जो फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व खलीफा करीम खां निहंग ने इसको क्या किया था, प्रारंभ किया था। चार वेद फटानों की एक विद्या है, और चार वेद कवाली के समक्ष मानी जा सकती है। चार वेद में ढपली ही मुख्य क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है, ये हमने देख लिया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमिलित कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे को पता है रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर व जैसलमेर की, यानी कि आपका 4 नंबर का ऑप्शन होगा। तमाशा आपको पता है जयपुर का है। ठीक है। और भवाई जो नाट्य है वो गुजरात से जो सट्टे क्षेत्र है उनका है, और जो गौरी है वो मेवाड़ क्षेत्र का है। यहाँ पर रम्मत बीकानेर व जैसलमेर का देख लिया, तमाशा जयपुर का देख लिया, भवाई जो गुजरात राज्य जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका है, और जो गौरी है वो मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर में किया जाता है। कुचामणी ख्याल जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हमने अभी देखा, सॉरी दोस्तों इसमें कुचामणी ख्याल वैसे जिला नहीं पूछा है हमारे से, उसके प्रवर्तक पूछे हैं कि कुचामणी। तो यहाँ पर हमने तमाशा के बारे में देखा था, और रम्मत के बारे में भी पढ़ा था, शेखावाटी ख्याल के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन दोस्तों हम तमाशा का यदि यहाँ पर आंसर लगाएं तो तमाशा आपका जयपुर का प्रसिद्ध था, और तमाशा का जो यहाँ पर जो रचयिता है वो है बंशीधर भट्ट, और जो ये तेज कवि जैसलमेरी था वो आपका रम्मत का था। किसका था? रम्मत का था। और कुचामणी जो ख्याल है उसका दोस्तों कौन सा था? आपका लच्छीराम था। और शेखावाटी ख्याल का क्या हो जाएगा? दूलिया राणा, दूलिया राणा। तो ये याद रखना दोस्तों, शेखावाटी ख्याल का क्या है? दूलिया राणा है। शेखावाटी ख्याल का क्या है? दूलिया राणा है। रम्मत का कौन सा रहेगा? आपका तेज कवि जैसलमेरी, तेज कवि जैसलमेरी रहेगा। और तमाशा का आपके पास बंशीधर भट्ट है ये, और लच्छीराम कुचामनी ख्याल का है, और यहाँ का उगम राज जो था उसका प्रसिद्ध खिलाड़ी था। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कम से कम इस चैप्टर के 50 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको कम से कम आप 3 या 4 बार इस वीडियो को आप जल्दी से 2 की स्पीड पर या 1.5 की स्पीड पर, आप जितना ज़्यादा आप की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जल्दी से जल्दी 3 या 4 बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको फिर से आगे की जो एग्जाम में हमारी कंडक्ट होने वाली है उनमें आपको हूबहू क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, और इसको सब्सक्राइब, यानी कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक और शेयर तो करना ही करना है, साथ साथ में इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।